हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी में। जैसा कि अभी हम लोग जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित सवाल करेंगे जो कि पेपर 4 से संबंधित है। ये तीसरा सवाल है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि जो सवाल है उसको समझते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द के निहितार्थ बतलाएं, साथ ही इसके महत्व की भी विवेचना करें। ठीक है, आज से जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में भी दिया जा रहा है, तो इंग्लिश में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द प्रीएम्बल, ऑल्सो डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में अगर लिख के भेजना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख कर भेजिए, लेकिन मॉडल आंसर जो है वो हिंदी में ही अभी दिया जाएगा फ़िलहाल। ठीक है, तो देखिए जो ये सवाल है प्रस्तावना के बारे में है। तो जो जेपीएससी का जो सिलेबस है उसमें जो पहला टॉपिक है पेपर 4 से, वो प्रस्तावना के बारे में ही उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना को करना यहाँ पर हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, उन शब्दों को ही आपको जो है विस्तार देना है, उसके अर्थों को आपको यहाँ पर समझाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है प्रस्तावना में। तो ये देखिए, ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे क्या है उद्देशिका भी कहा जाता है। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनको जो है यहाँ पर हाईलाइट करके या फिर जो है बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो इन्हीं शब्दों को आपको जो है व्याख्या करना है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों ने जो उत्तर लिखा उसमें उन्होंने प्रस्तावना को भी पूरा लिख दिया, ये अच्छा बात है। ठीक है, अगर प्रस्तावना से सवाल है तो आपको प्रस्तावना पूरा याद है तो उसको आप लिख दीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, तो प्रस्तावना में भी अगर हम लोग देखें तो प्रस्तावना में भी क्या है, सभी वर्ड्स को आपको नहीं समझाना है। प्रस्तावना में भी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन्हीं को आपको समझाना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, तो इस चीज़ को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे हम लोग। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो जो ये शब्द है इसका क्या मतलब होता है इसको हम लोग समझाएंगे। फिर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो इन सब आपको विस्तार से समझाना है। उसके बाद क्या है, न्याय के संदर्भ में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसी तरह स्वतंत्रता के बारे में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जबकि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहाँ पर और एक वर्ड है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो देखिए इसमें क्या है, सवाल के अंतर्गत आप क्या कीजिए, जो पहले जो वर्ड लिखा हुआ है, चाहे वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन पर जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है और इसको थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से लिखना है। जबकि ये जो वर्ड जैसे न्याय हो, चाहे स्वतंत्रता के बारे में, इसको आप थोड़ा 1-2 पॉइंट लिख कर भी काम चला सकते हैं। तो चलिए इसका जो है सबसे पहले इस सवाल की जो है भूमिका को देखते हैं कि भूमिका किस तरह से इसका लिखा जा सकता है। चलिए इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। प्रस्तावना किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है। ठीक है, तो भारतीय प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसी का विकसित रूप कहा जाता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। ठीक है, तो प्रस्तावना में क्या है, जैसा कि हम यहाँ पर लिखा गया कि एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। पूरे संविधान को अगर हम लोग देखते हैं तो उसका एक सार रूप जो है संविधान के अंतर्गत देख सकते हैं। ये एक प्रकार से क्या है, परिचय है संविधान का या फिर भूमिका है। इसके अंतर्गत जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत आदि चीज़ों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को सबसे पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्या है कि आप प्रस्तावना को पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रस्तावना आपको दिखा दिया, तो आप जो है प्रस्तावना याद है तो उस प्रस्तावना को पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रस्तावना में जो उल्लिखित शब्द हैं उन शब्दों का महत्व हमें यहाँ पर बताना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस शब्द का अर्थ क्या है, यह वाक्यांश भारतीय राज्यव्यवस्था के लोकतांत्रिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ है कि भारत के लोगों के द्वारा ही भारतीय संविधान को बनाया गया है एवं स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो जो ये वर्ड है इसको हमने यहाँ पर स्पष्ट किया कि जो भारतीय
संविधान है उसको किसने बनाया है? भारतीय लोगों ने ही बनाया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं भारतीय जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा में, वो प्रतिनिधि जो थे उन्होंने ही संविधान सभा को बनाया, लेकिन जो प्रस्तावना में लिखा गया है वो स्पष्ट करता है कि इस संविधान का स्रोत जो है भारत के लोग है। ठीक है, तो ये पहला वर्ड था जिसको हम लोगों ने देखा। दूसरा वर्ड है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, यहाँ पर जो हेडिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसका सोवरेन इंग्लिश में होता है। सोवरेन वर्ड जो है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत अपनी आंतरिक और विदेशी संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है, वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्ड का मतलब मैंने जो है यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, कि भारत क्या है? एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश कौन होता है? जो अपने आंतरिक मामलों के साथ साथ विदेशी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता और किसी के अधीन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम से हम जो है इस वर्ड को समझ सकते हैं। तो इस एक डायग्राम है, उसको यहाँ पर आप लोग देखिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मामलों में है, पहला क्या है? आंतरिक मामलों में, और दूसरा वैदेशिक मामलों में। आंतरिक मामलों में कोई कैसे संप्रभु देश होगा? कोई भी देश जो है अपने राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने के लिए या फिर कोई भी आर्थिक व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या होगा? स्वतंत्र होगा। यानी कि जैसे भारत ने क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया, तो उसके लिए क्या है? भारत ने खुद से निर्णय लिया। या फिर भारत ने आर्थिक स्तर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, धार्मिक स्तर पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का चयन किया, तो ये क्या? भारत ने खुद से निर्णय किया। तो ये क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र की पहचान होती है। उसी तरह वैदेशिक मामलों में, विदेशी मामलों में क्या है कि भारत मान लीजिए किस देश को मित्र देश बनाना चाहता है, कौन सा देश भारत का शत्रु देश होगा, या फिर किस देश से भारत को संधि करनी है, ये इसका निर्णय कौन करेगा? भारत खुद करेगा। ठीक है, इसके लिए भारत को जो है वायद्य या कोई बाह्य दबाव में भारत इसका निर्णय नहीं करेगा। तो यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। इसको आप यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से जो है समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला महत्वपूर्ण शब्द क्या है? समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता को विशेष महत्व दिया जाता है। ध्यातव्य है कि समाजवाद शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में शामिल किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं जो समाजवाद शब्द है ये प्रस्तावना में शामिल नहीं था पहले, इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। समानता शब्द का अगर समाजवादी शब्द का अगर हम लोग मतलब देखें तो क्या है? हर क्षेत्र में समानता, यही इसका मतलब है। समानता इसका विशेष महत्व दिया जाता है। समानता को हर जगह पर, चाहे वो सामाजिक मामलों में हो चाहे आर्थिक मामलों में हो, समानता को विशेष महत्व दिया जाता है समाजवाद में। लेकिन भारतीय समाजवाद क्या है? यूरोप के समाजवाद से कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ को भी लिखना है। भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र साथ साथ अस्तित्व में होते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक समानता, आय के समान वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदि पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय जो प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया वो कैसा है? एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ में रहते हैं, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। और इसके साथ साथ क्या है? लोगों की आर्थिक समानता को बढ़ाने के लिए, आय के समान वितरण के लिए और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो है सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, ये शब्द हो गया। अब पंथ निरपेक्षता, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है प्रस्तावना में। आइए सबसे पहले एक आसान सा जो मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य का होता है उसको समझते हैं। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है। पंथ निरपेक्ष राज्य की सबसे प्रमुख पहचान यह है कि यह न तो किसी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा देता है और न ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। ठीक है, देखिए कुछ लोगों का ये कहना है कि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, इससे पहले भारतीय संविधान जो था धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ठीक है, तो ये एक गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। इससे पहले भी भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष ही था, धर्मनिरपेक्ष ही था। इस शब्द को लिखकर थोड़ा सी जो है स्पष्टता लाया गया है। बाकी जैसे हम अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो भी क्या एक पंथ निरपेक्ष राज्य की ही विशेषता है। ठीक है,
तो दो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट है। पंथनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, साथ ही साथ सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और राज्य उसमें कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करता है धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में। ठीक है, तो इतना चीज़ों को आपको लिखना है यहाँ पर। और कुछ शब्द हैं लोकतांत्रिक। भारत में शासन की लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि भारत का शासन भारत की जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। चूँकि भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाया जाना संभव नहीं है। इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसके तहत जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। ठीक है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्यों है? क्योंकि भारत की जो जनसंख्या या फिर क्षेत्रफल देखें तो वो बहुत अधिक है। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाना सही नहीं है और उसको संभव भी नहीं है। ठीक है, इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रतिनिधियों के द्वारा जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। गणराज्य या गणतंत्र उस राज्यों को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता रखते हैं। ऐसे राज्यों में राज्य प्रमुख भी वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यही कारण है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारत की जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, गणतंत्र में देश का जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें ब्रिटेन की जो स्थिति है, ब्रिटेन में क्या है, एक वंशानुगत प्रमुख होता है, इसलिए ब्रिटेन को एक गणतंत्र या गणराज्य नहीं कहा जा सकता, जबकि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। अगला वर्ड है न्याय। न्याय के तहत देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, देखिए इन वर्ड्स को आप यहाँ पर एलेबोरेट करके और विस्तार दे सकते हैं, लेकिन जो पहले जो वर्ड था धर्मनिरपेक्ष या फिर समाजवादी, उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कीजिए, इनको शॉर्ट में लिखने का जो है प्रयास कीजिए। स्वतंत्रता के तहत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। और इसी को अगर देखें तो इन्हीं अधिकारों को जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में लागू किया गया है और ये क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी इन्हें माना गया है। इसके बाद समता है। समता के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई है भारतीय नागरिकों को प्रस्तावना के अंतर्गत। ठीक है, और भी वर्ड है जैसे एकता, अखंडता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा। इन शब्दों को भी अगर आपके पास टाइम होगा तो आप उसको एलेबोरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब इसके बाद जैसे सवाल में क्या है, महत्व को भी बताना है, तो प्रस्तावना के महत्व को भी यहाँ पर देख लेते हैं। प्रस्तावना सिर्फ दिखावे की वस्तु नहीं है और ना ही यह संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्शों की औपचारिक उद्घोषणा भर है। वस्तुतः इससे कई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते हैं। संविधान का जो प्रस्तावना है ये केवल एक दिखावे की वस्तु नहीं है, इसका अपना कुछ महत्व भी है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत हम जो संविधान का दर्शन है उसकी झलक देख सकते हैं। साथ ही साथ संविधान के अर्थ निर्धारण में इसका महत्व स्वीकार किया गया है। बेरुवाड़ी निर्णय जो था 1960 में, इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है। और मान लीजिए संविधान के अर्थ निर्वाचन के संदर्भ में कोई दिक्कत आती है तो फिर हम प्रस्तावना को देखेंगे, प्रस्तावना में क्या कहा गया है। इसके साथ साथ संविधान के उद्देश्यों का भी परिचय जो है प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों को आज दिखाते हैं कुछ निष्कर्ष जो उत्तर लिख के भेजा गया था, वो निष्कर्ष आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है अच्छा निष्कर्ष, उसी को आप लोग देखिए। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक निष्कर्ष लिखा है, इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अतः उपरोक्त बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में निहित सभी शब्द बहुत ही पवित्र तथा देश की चलाने की चाबी का स्वरूप है। प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक न्याय इत्यादि शब्द को हमारे संविधान में अन्य देशों के संविधान से अत्यधिक श्रेष्ठ बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष काम चलेगा इससे। ठीक है, तो ये जो है निष्कर्ष इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगर आपको ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम
पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी फॉर जेपीएससी को। हम लोग आगे भी आप लोग का इसी तरह से मदद करते रहेंगे। आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।